Good morning, students. Today I am going to start the lesson one of class 12th accountancy. तो क्लास 12th accountancy की बेटा अगर हम बात करें तो क्लास 12th की जो accountancy है 12th क्लास अकाउंट्स, इसकी जो वेटेज है आपको पता है हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है, तो 100 मार्क्स के हैं इसके टोटल। अगर हम थ्योरी एग्जाम की बात करें तो जो रिटन एग्जाम आपका होता है उसमें 80 मार्क्स का पेपर आता है आपका फाइनल एग्जाम्स में, और टोटल 32 क्वेश्चंस होते हैं। इस 32 क्वेश्चंस आपकी पूरी अकाउंटेंसी की जो बुक्स हैं उन सभी बुक्स में से मिलके बनते हैं। तो ये 100 का डिवीजन है। फर्स्ट आपका थ्योरी एग्जाम जो रिटन एग्जाम होता है 80 मार्क्स का, एंड 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। अब इस प्रैक्टिकल का भी फर्दर डिवीजन है कि 20 मार्क्स में से 12 मार्क्स आपके रिटन एग्जाम के होते हैं, 8 मार्क्स जो हैं आपके वो वाइवा प्लस प्रोजेक्ट, वाइवा और प्रोजेक्ट को मिलाकर बनते हैं 8 मार्क्स, और 12 मार्क्स का आपका होता है प्रैक्टिकल। सो इट कंस्टिट्यूट द 20 मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल एंड 80 मार्क्स जो है आपके वो थ्योरी के एग्जाम में। तो इस तरीके से हमारा अकाउंट से जो पेपर है वो 100 मार्क्स का कंप्लीट होता है। अगर हम अपने सब्जेक्ट की डिटेल में चलते हैं, डिटेल अगर हम देखें तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट, यहाँ तक हम प्रोजेक्ट की बात है तो हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है इसके अंदर, ठीक है, जो बेसिकली थर्ड बुक के ऊपर बेस्ड होता है। यानी अगर हम बात करें, हमारे पास टोटल 3 बुक्स हैं अकाउंट्स की 12th क्लास में। फर्स्ट बुक आपकी 40 मार्क्स की, सेकंड बुक आपकी 20 मार्क्स की, एंड थर्ड बुक इज ऑल्सो फॉर 20 मार्क्स। थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन कर लें तो ये जो 40 मार्क्स हैं ये हमारे हैं फर्स्ट बुक में। जो हमारा कंटेंट है, फर्स्ट लेसन है एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वेटेज 10 मार्क्स है। उसके बाद हमारे पास आती है पार्टनरशिप, जिसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं जिसकी कंबाइंड वेटेज 30 मार्क्स की है। तो ये हमारा डिवीजन है बुक 1 का, 10 मार्क्स की एनपीओ है और पार्टनरशिप है 30 मार्क्स की। जो सेकंड है हमारा, इसमें इशू ऑफ शेयर्स है हमारे पास। सेकंड बुक जो है इशू ऑफ शेयर्स, एक कंपनी के शेयर्स कैसे इशू होते हैं, देन इशू ऑफ डिबेंचर्स, एंड देन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये 3 चैप्टर हैं, इनकी भी टोटल जो वेटेज है वो 20 मार्क्स की है। इसके बाद हमारे पास थर्ड बुक आती है। थर्ड बुक जो है हमारी वो है एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ व्हाट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं हमारी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी आपकी पीएनएल अकाउंट या बैलेंस शीट है, उसको हम कैसे एनालाइज करते हैं, क्या टूल्स होते हैं एक कंपनी की बैलेंस शीट को एनालाइज करने के लिए। तो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट कि इसमें क्या क्या सिलेबस है हमारा, किस बुक, कौन सी बुक कितने नंबर की हैं, उसके अंदर क्या ब्रीफली हमें पढ़ना है, ये उसका डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट बेटा आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे इन द क्लास 1, दैट इज चैप्टर 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एज एक्सप्लेन इन द क्लास 11th, कि आप सभी ने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है कि कंपनी अपने, कोई भी फर्म, कंपनी, बिजनेस जब ईयर एंडिंग में अपने अकाउंट्स को कंक्लूड करता है, ठीक है, तो जो स्टेटमेंट्स बनाता है उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। जैसे 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी उसके अंदर चीजें आती थी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये आपके सोल अकाउंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी। लेकिन अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। अब बेसिकली व्हाट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये एनपीओ जिसे हम कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये होता क्या है और इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे, उसे कैसे प्रिपेयर करेंगे, वो हम इस चैप्टर में कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग से स्टार्ट करते हैं बेटा। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट डज इट मीन? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू, ये क्या रेफर करता है? रेफर्स टू दोज ऑर्गेनाइजेशंस which are formed for the purpose, अब ध्यान रखना ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, for the purpose of promoting art, science, religion, culture, education, charity, sports, etc। यानी जिनका पर्पस क्या है, वो आर्ट प्रमोट करना चाहते हैं, साइंस प्रमोट करना चाहते हैं, किसी रिलीजन को प्रमोट करना चाहते हैं, कल्चर प्रमोट करना चाहते हैं, एजुकेशन, चैरिटी, स्पोर्ट्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ये सभी आपके एनपीओ होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, दैट इज ये रहा, the primary purpose of NPO is to render to the services to its members or to society in general। या तो सोसाइटी इन जनरल को सर्व करते हैं ये, या फिर जो इनके मेंबर्स हैं उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। लाइक आपने देखे होंगे जो हमारे स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब की जब आप मेंबरशिप लेते हो तो आपको उसके अंदर जो भी स्पोर्ट्स इवेंट है वो कराए जाते हैं। तो यानी वो एक क्लब है जो अपने मेंबर्स को स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराता है, यानी उसका मेन काम सर्विस प्रोवाइड करना है, किसी चीज को प्रमोट करना है, बट प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब एनपीओ में हम क्या क्या चीजें देखते हैं, एनपीओ में इंक्लूड्स होते हैं पब्लिक हॉस्पिटल्स, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, दे आर मेड फॉर द सर्विस ऑफ द सोसाइटी। जो आपके पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे आपके स्कूल्स हैं,
ये भी गवर्नमेंट स्कूल अगर की बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह क्या हैं या प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हैं, दे आर प्रोवाइडिंग द एजुकेशनल फैसिलिटीज, दे आर नॉट एस्टेब्लिश फॉर मेकिंग प्रॉफिट, दे आर एस्टेब्लिश टू प्रोवाइड द एजुकेशन। इसके अलावा रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट्स क्लब, जो रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट्स क्लब्स हैं आपके, चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, रेजिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस का काम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, सर्विस प्रोवाइड करना है। दैट्स वाई इन सभी को हम कहते हैं दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज दीज आर नॉट मेंट फॉर अर्निंग प्रॉफिट। सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? दोज ऑर्गेनाइजेशन विच ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, मेन थिंग इज दिस, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन जो नॉट फॉर प्रॉफिट बने हुए हैं बट टू रेंडर सर्विसेज टू इट्स मेंबर और टू द सोसाइटी, या तो सोसाइटी को सर्विस देते हैं या फिर अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, प्रॉफिट अर्न नहीं करते। दिस इज द मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आगे चले, मीनिंग हमने अभी देख ही लिया है। दीज ऑर्गेनाइजेशन जो हैं एस्टेब्लिश होते हैं, एस्टेब्लिश किए जाते हैं फॉर चैरिटेबल और सोशल पर्पज के लिए, नॉट विद अ व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने का व्यू बिल्कुल नहीं होता। वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने मेंबर्स को या सोसाइटी को ऑन वॉलंटरी बेसिस। इसके अलावा नॉट फॉर प्रॉफिट सीक्स एंटिटी एग्जिस्ट विद अ प्राइमरी मोटो ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस, इनका मेन काम सर्विस प्रोवाइड करना है, चाहे वो एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो या किसी चीज में हो। इसलिए आपकी एजुकेशन भी आती हैं, रिक्रिएशन फैसिलिटी आती हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटी आती हैं, हॉस्पिटल्स की सर्विसेज आती हैं, मेडिकल सर्विसेज आती हैं, अगर वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट की जा रही हैं। देन अब फीचर्स देखते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स, अगर फीचर्स होते क्या हैं, अगर फीचर मुझे बताने पड़े एनपीओ के। पहला मोटो क्या है इनका? सर्विस, सर्विस इनका मोटो है, तो हम कह सकते हैं सर्विस मोटो, हेडिंग दे सकते हैं सर्विस मोटो है इनका, कि ऑर्गेनाइजेशन सर्विस मोटो के लिए बने हैं। दूसरा फॉर्म क्यों होते हैं? सिंस बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनपीओ, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रेंडर सर्विसेज सच एज सोशल, रिलीजियस, एजुकेशनल, चैरिटेबल, कुछ भी हो सकता है। सो दे फॉर्म, ये इसलिए बनाते हैं, क्या बनाते हैं? क्लब्स बनाते हैं, स्कूल्स बनाते हैं, कॉलेजेस बनाते हैं, सोसाइटी बनाते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं या चैरिटेबल बॉडीज बनाते हैं, यानी ये अपने ऐसे कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं अपने इस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए। जो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं या तो वो एनपीओ होता है हमारा, तो यानी सर्विस मोटो होना चाहिए, एक कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। मतलब सर्विस मोटो है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो एनपीओ नहीं है। एनपीओ का नाम ही है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म करना कंपलसरी है। देन सेपरेट लीगल एंटिटी, जो भी इसके ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं, यानी एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज डिस्टिंक्ट एंटिटी, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है डिस्टिंक्ट एंटिटी के बारे में, फ्रॉम इट्स मेंबर, सो हैज द एनपीओ, इसलिए एनपीओ का भी होता है। इट्स नेम एंटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द पीपल हु कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स इट्स कैपिटल फंड, जिन्होंने भी इसमें कुछ पैसा वैसा लगा रखा है उनसे अलग होता है ये, यानी ये अपने आप में अलग है। मान लो एक स्पोर्ट्स क्लब है, नाम हमने ले लिया, मान लिया ए बी सी, ये 3 फ्रेंड्स थे, इन्होंने क्लब स्टार्ट किया जिसमें क्या है? स्पोर्ट्स फैसिलिटी दी जाती हैं। तो अब ए बी एंड सी ये 3 अलग अलग पर्सन है, लेकिन एबीसी जो क्लब है ये अपने आप में एक अलग पर्सन है, सेपरेट एंटिटी है, इसके अकाउंट्स अपने अलग बनेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ सेपरेट एंटिटी। फिर मैनेजमेंट बाय द इलेक्टेड पर्सन, इसकी जो मैनेजमेंट है, जो लोग इलेक्टेड होते हैं क्लब में, मिली क्या है भाई इस मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, तो कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाला भी होना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, जितने भी इसके मेंबर्स होते हैं, जितने भी लोगों ने मेंबरशिप ली है इस क्लब की, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। तो वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है, इस क्लब में क्या एक्टिविटी होनी है, कैसे होनी है, क्या काम होना है, तो उन सबको लुक आफ्टर करते हैं। तो ये है कि इसको मैनेजमेंट इसके अपने ही पीपल करते हैं। अगला है इसका ऑब्जेक्टिव, या सॉरी फीचर्स कह सकते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव, उसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। सेपरेट अकाउंट बनाए जाते हैं, दे प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनको बनानी होती हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, इन फॉर्म ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इस तरीके से बेसिकली इनको वो अपने अकाउंट्स में बनाते हैं। और भी चीजें हैं डिटेल में पढ़ेंगे वो आगे हम। मेजर सोर्स ऑफ इनकम बेसिकली है कि अब ये प्रॉफिट अर्न नहीं करता है, यानी गुड्स को नहीं बेच रहा है, ठीक है, सामान खरीद बेच नहीं कर रहा है, तो इनकम कहाँ से आएगी भाई क्लब चलाने के लिए? तो इनकी इनकम कहाँ से आती है? दीज ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट्स सब्सक्रिप्शन फ्रॉम देयर मेंबर्स, उनके जो मेंबर हैं, आपने मान लो किसी क्लब की मेंबरशिप ली, तो हर महीने या साल में वो आपसे कुछ चार्ज लेते हैं, तो जो चार्ज लेते हैं उस चार्ज को हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है? सब्सक्रिप्शन है। तो अपने मेंबर से सब्सक्रिप्शन आ गया, कुछ पैसे वहां से आ गए। ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से कोई ग्रांट मिल गई तो उससे भी पैसे आ गए हैं। किसी ने डोनेशन दे दी, भाई अच्छा काम कर रहे हो कुछ डोनेशन ले लो। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, मान लो इनके पास कुछ पैसा था, इन्होंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, उस इन्वेस्टमेंट से इनके पास इनकम आ सकती है। ये सारे इनके इनकम के सोर्स हैं टू मीट द ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट अंडरटेकन,
इससे जो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, जो भी उसका खर्चा आता है वो सब इसी इनकम से वो पूरा करते हैं। देन आता है सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर्स। अब एक चीज और हमने ये देखा है कि जो प्रॉफिट है नॉर्मली क्या है ऑनर्स को दे दिया जाता है, बट यहाँ पर जो इसके मेंबर्स हैं, मान लिया एक क्लब था उसके बहुत सारे मेंबर्स हैं और इन्होंने क्या किया भाई, जो इनकम इकट्ठी करी, मान लिया उनके पास पूरे साल में डोनेशन, गवर्नमेंट ग्रांट, सब्सक्रिप्शन से मिला के 100 रुपीज इनकम आई और पूरे साल का जो एक्सपेंडिचर हुआ हमने मान लिया वो 70 रुपीज एक्सपेंडिचर हुआ, टोटल हमारे पास 30 रुपीज बच गए। तो सिंस ये जो 30 रुपए बच गए हैं इसे हम वर्ड यूज करेंगे इट इज अ सरप्लस, इट इज नॉट प्रॉफिट, क्योंकि ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो सरप्लस है। तो ये सरप्लस ऐसा नहीं है कि हम इस 30 रुपीज को इन पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल नहीं, ये 30 रुपए डिवाइड नहीं होते, ये फर्म अपने पास ही अलग से रख लेती है ताकि नेक्स्ट फ्यूचर में आगे हम इस पैसे को फर्दर यूज कर सकें अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेटर करने के लिए। तो यहाँ पर इनकम या इनकम नहीं, सरप्लस जो है वो अगर आपका इनकम एक्सपेंडिचर से को एक्सीड कर जाता है तो उसके मेंबर्स में डिवाइड नहीं होती, बल्कि इसके अंदर एक कैपिटल फंड होता है उसमें हम इसे ऐड कर देते हैं। दीज आर द फीचर्स कि क्या एक फीचर्स होते हैं, अगर आपको मीनिंग क्लियर है तो फीचर्स बहुत इजी क्लियर हो जाते हैं। देन आफ्टर हम देख लेते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉट प्रॉफिट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दोनों में डिफरेंस होता क्या है। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने 11th क्लास में अकाउंट्स में काम किया है, 12th में हम एनपीओ के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव ऐसे हमने अभी देखा, इसका मोटो है ऑब्जेक्टिव टू सर्व इट्स मेंबर और द सोसाइटी, इसका ऑब्जेक्टिव है अर्न प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव से ही डिफरेंट हो जाता है कि वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। फंड्स, फंड्स की बात करें, इट्स कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटल फंड, इसके अंदर जो स्टार्टिंग में पैसा लगाया जाता है उसे हम कैपिटल फंड कहते हैं। सरप्लस अगर कुछ होता है तो इसी कैपिटल फंड में हम जोड़ देते हैं। इसमें जो स्टार्टिंग में पैसा लगाया जाता है उसे हम कैपिटल कहते हैं, जो इसका ऑनर लगाता है या प्रोप्राइटर या पार्टनर लगाते हैं। जो प्रॉफिट होता है वो ऑनर को या उनके पार्टनर्स को हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये है कि जो भी फंड है उसे हम कैपिटल फंड कहते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल होती है। कोई सरप्लस है तो कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, यहाँ पे सरप्लस नहीं, यहाँ पे हम इनका प्रॉफिट ही बोलते हैं, तो वो पार्टनर या ऑनर को हम दे देते हैं। अब बेसिकली जो हमें अकाउंट्स बनाने का मेनली काम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने अगर बात करें 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या होती हैं एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो होती हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अगर हम एनपीओ की बात करें तो यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आती हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये हमारे पास फाइनल अकाउंट्स में हम इसके ऊपर काम करेंगे। रिजल्ट ऑफ एनुअल एक्टिविटीज, द डिफरेंस आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर, पूरे साल में आपके पास कुछ इनकम आ रही है कुछ एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसके डिफरेंस को, अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से तो वर्ड यूज होता है सरप्लस, अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम से तो वर्ड यूज होता है डेफिसिट। वेयर एज ये आपको पता है यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस वर्ड यूज करते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। देन अकाउंटिंग प्रोसीजर, अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होता है, बेसिकली हम अगर बात करें, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स एनुअल अकाउंट्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ इट्स मेंबर्स, वो अपने अकाउंट जरूर बनाता है अपने मेंबर को दिखाने के लिए कि पूरे साल में उसके पास कितना पैसा आया, कितना खर्चा हुआ एंड सो ऑन, टू ऑब्टेन फाइनेंशियल ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। साथ ही साथ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अगर उन्हें ग्रांट चाहिए तो दिखाते हैं भाई हमारे पास इतना पैसा आया था, हमने इस चीज को प्रमोट करने में इतना खर्चा किया एंड सो ऑन। जब इस तरह के अकाउंट बनते हैं तो इसके मेंबर्स या गवर्नमेंट उसे देख कर इन्हें ग्रांट प्रोवाइड करती हैं। तो द बुक्स ऑफ अकाउंट्स केप्ट बाय दीज ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड्स, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या रिकॉर्ड रखते हैं बेसिकली, क्योंकि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, तो सेल बुक, कैश बुक, परचेज बुक ऐसी बुक्स नहीं रखते हैं ये। तो सेल बुक है, परचेज बुक है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ऐसी बुक्स इनके पास नहीं होती। ये क्या रखते हैं, ये सिर्फ रखते हैं एक कैश बुक, बेसिकली कैश बुक की भाई कैश बुक हमें पता है कहाँ से पैसा आया, जो पैसा आया हम डेबिट में लिख देते हैं, जो पैसा गया उसे हम क्रेडिट में दिखाते हैं, फिर पैसा आया डेबिट में दिखा देंगे, फिर पैसा गया क्रेडिट में लिख देंगे। तो एक तो ये अपने पास बना के रखते हैं। इसके अलावा लेजर बनाते हैं, लेजर क्या बनाते हैं भाई, जो भी इनके छोटे मोटे कैश बुक के हैं या और चीजें हैं उनके लेजर बनाते हैं। साथ साथ ये बनाते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, इनके मेंबर कौन है भाई, हमने मान लो एक क्वेश्चन कहते हैं हमारे पास 500 मेंबर हैं, ठीक है 500 तो हैं पर 500 कौन कौन है, तो एक रजिस्टर बना होता है, इसमें लिखते हैं एक कौन मान लो मिस्टर ए मेंबर है, किस डेट से वो एनरोल हुए और उन्होंने कब तक अपना सब्सक्रिप्शन पे किया, कब सब्सक्रिप्शन नहीं पे किया, मतलब किस किस महीने का पे किया, किस किस ईयर का पे किया, तो प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। मान लो ये कहता है जी अब मैं मेंबर नहीं रहूंगा, तो कब से मेंबरशिप उन्होंने छोड़ दी, तो ऐसे ये रिकॉर्ड रखते हैं अपने मेंबर्स का। इसके अलावा रजिस्टर रखते हैं अपने पास किसका, एसेट्स का, कि इनके पास एसेट्स कौन कौन सी हैं। तो ये है बेसिकली जो थ्रू आउट द ईयर ये ऑर्गेनाइजेशन काम करते रहते हैं, लेकिन हमें थ्रू आउट द ईयर वो क्या काम करते हैं उसकी जगह हमें सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे फोकस करना है जो बनाई जाती हैं।
अब इसीलिए हम चलते हैं फाइनल अकाउंट्स पे या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या बनाई जाती हैं। तो ये फाइनल अकाउंट्स की फॉर्मेट में बनाते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये तीन चीजें हमें देखनी है कैसे बनती हैं। सबसे पहले बेटा इनमें से हम देखते हैं कि जो हमारी पहली है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। व्हाट इज द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। इतना आप समझ लो बहुत है, बाकी चीजें तो खाली समझाने के लिए बता रखी हैं। ये मेन है, इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। आपने देखा कि एनपीओ अपने पास एक कैश बुक रखते हैं, कितना पैसा आया कितना पैसा गया उसके बारे में। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक्चुअली कोई अकाउंट नहीं है, ये समरी ऑफ कैश बुक है। जैसे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो हर महीने सैलरी पे करता है। एक क्लब है, उसने अपने कोच रखे हुए हैं और कोच को हर महीने वो सैलरी देता है। जब हर महीने वो कोच को सैलरी देगा तो उससे क्या होगा भाई, वो हर महीने लिखेगा इस डेट को इतनी सैलरी गई, आपके बाई सैलरी करके कैश बुक में लिख रहा होगा। यानी अगर हम ले लें तो कैश बुक में वो क्या करेगा, हर महीने यहाँ लिखेगा बाई सैलरी गया, अगले महीने फिर लिखेगा बाई सैलरी, फिर गया, अगले महीने फिर लिखेगा बाई सैलरी, फिर पेमेंट गई। तो यहाँ पे जो अलग अलग है हम क्या करते हैं इन सबको इकट्ठा, सैलरी पूरे साल की सैलरी कितनी हुई, तो पूरे साल की सैलरी एक बार हम दिखा देते हैं रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है, कैश अकाउंट से ही बनता है आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विच इज अ समरी ऑफ कैश बुक। डेबिट साइड में हम रिसीप्ट्स लिखते हैं, क्रेडिट साइड में हम पेमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। और जिस सैलरी की पेमेंट है तो हम लिखेंगे बाई सैलरी। और जो पूरे साल का हमने क्लब टोटल किया था वो पूरे साल का टोटल वन टाइम आ जाएगा, यानी सैलरी आपको कई बार नहीं मिलेगी, सिर्फ एक बार मिलेगी। दैट यानी हमने क्या किया है, बेसिकली कैश बुक की समरी बना ली है। ऐसी कोई इनकम आई है वो कई बार आई है तो उसको क्लब करो और एक बार में दिखा दो। तो ये है कि हम कैश बुक से रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं। इसलिए मैंने कहा इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक एंड बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट भी कह सकते हो ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड अंडर हेड्स, यानी जिस भी ईयर का आप अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो उसकी कैश बुक से आप समरी निकाल लो कैश बुक की, कैश बैंक की, तो आपके पास आ जाएगा रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। अभी स्टार्ट कैसे होता है, इसका स्टार्टिंग होती है, मैं आपको फॉर्मेट भी दिखाऊंगा। जैसे आपका कैश बुक स्टार्ट होता है टू बैलेंस बॉट डाउन से, सेम ऐसे ही यहाँ पर रिसीव्ड एंड पेमेंट भी स्टार्ट होता है टू बैलेंस बॉट डाउन से, आपका कैश और बैंक के बैलेंस से। It start with the opening cash and bank balances and end with the closing balance, और closing उसका होता है यहाँ पर by balance carried down। तो जैसे आपका कैश बुक में होता है वैसे ही यहाँ पर brought down and carried down होता है। It is a real account, ये जो अकाउंट है ये एसेट्स अकाउंट है, रियल अकाउंट है, क्योंकि कैश बुक की समरी है तो कैश बुक ही एक तरीके से ये बट समराइज फॉर्मेट में है। ऑल रिसीप्ट्स आर शोन ऑन द डेबिट साइड, डेबिट साइड में क्या आती हैं, सारी रिसीप्ट्स आती हैं। और पेमेंट्स कहाँ पर आती हैं, ऑन द क्रेडिट साइड आती हैं। Then it records all receipts and payments irrespective of its nature, revenue और capital। यानी ये जैसे कैश बुक है वैसे ये भी, ये सिर्फ रिकॉर्ड कर लेती है पेमेंट, इसे कोई मतलब नहीं है वो रेवेन्यू नेचर की पेमेंट है, रेवेन्यू नेचर की रिसीप्ट है या कैपिटल नेचर की है। जैसे मान लो आपने सैलरी पे किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने शो कर दिया। अगर मान लो आपने कोई फर्नीचर परचेज किया तो अगेन आप फर्नीचर पे करोगे तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाई फर्नीचर, आप यहाँ दिखा दोगे बाई फर्नीचर। तो यानी आप यहाँ पे कैपिटल रेवेन्यू में डिफरेंस नहीं करते हो, आप सिंपल जो भी पेमेंट है पेमेंट रिकॉर्ड करते हो और जो इनकम आती है उसी भी रिकॉर्ड करते हो। अगला है इट रिकॉर्ड्स ऑल रिसीप्ट एंड पेमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड वेदर दे रिलेट टू द प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और द फॉलोइंग अकाउंटिंग ईयर। अभी है कि कैश बुक में मान लो एक मेंबर आया, बोला जी मैंने पिछले साल का बकाया था सब्सक्रिप्शन वो ले लो, इस साल का भी ले लो और अगले साल का मैं एडवांस देके जा रहा हूँ। तो उसने 3 बार की पेमेंट कर दी, प्रीवियस पेंडिंग था वो भी पे कर दिया, करंट ईयर का भी पे किया और फ्यूचर ईयर का भी पे कर दिया। लेकिन पे तो इस ईयर किया है तो जितना भी पैसा आएगा हम वन टाइम लिख देंगे टू सब्सक्रिप्शन, चाहे वो प्रीवियस ईयर का था, चाहे करंट ईयर का था या फ्यूचर ईयर का था, सब मिला के वन टाइम दिखा देंगे। यानी इसमें ये भी डिफरेंस नहीं होता। तो हमें ये दो चीजें बहुत ध्यान रखनी है, आगे हमें इस अकाउंट में समय में ये ध्यान रखनी है कि एक तो हम इसके अंदर जब रिकॉर्ड करते हैं तो नेचर दोनों नेचर के आइटम होते हैं, इसमें रेवेन्यू भी होता है कैपिटल भी होता है, साथ ही साथ इसके अंदर जो पेमेंट लिखी आती है कितना पैसा आया, अब वो करंट ईयर का आया, प्रीवियस ईयर का आया, फ्यूचर ईयर आएगा, वो सब हम दिखाते हैं इसके अंदर। दिस इज द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आगे चलते हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शंस हैं जो अकाउंट्स में होती हैं। ये रिकॉर्ड्स ऑल रिसीप्ट एंड पेमेंट वेदर रेवेन्यू और कैपिटल, ये इसको ध्यान नहीं रखते हैं, और इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड को भी ध्यान नहीं रखते हैं कि किस टाइम पीरियड की ये है। इट बिगिंस, इसका स्टार्टिंग होती है कैश एंड बैंक के बैलेंस से और एंड भी इन्हीं के बैलेंस से होती है। हमें ध्यान का रखना है यहाँ पे क्या है, कोई भी एडजस्टमेंट हम नहीं करते डेप्रिसिएशन की,
या एक्रूड की, क्योंकि एक्रूड हमारा कैश बेसिस पे नहीं होता और डेबिशन में भी कैश ना आना है या ना जाना है, ठीक है, ये सब नहीं रखते हैं। यानी ये जो हमारा अकाउंट बनता है ये बनता है कैश बेसिस पे, हम ड्यू बेसिस पे नहीं बनाते हैं, कैश बेसिस पे बनाते हैं, एक्रूड बेसिस पे यहाँ फॉलो नहीं करते रिसीव्ड पेमेंट के लिए। हम देखें कैसा होता है, ये रहा हमारा रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। यहाँ पे ऐसी कोई हेडिंग्स नहीं लिखी होती हैं, ये मैंने वैसे लिख दिया वो क्लियर रहे। स्टार्टिंग इसकी होती है टू बैलेंस बॉट डाउन, आपका कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस जो हम यहाँ पे शो कर देते हैं। देन आपको सब्सक्रिप्शन, आप पूरे साल में आपको कितना सब्सक्रिप्शन मिला, हो सकता है प्रीवियस ईयर का भी हो, करंट ईयर का भी हो और फ्यूचर ईयर का भी हो, जितना भी हो सारा वन टाइम में शो कर देंगे। डोनेशन, लेगेसी, एंट्रेंस फी, लाइफ मेंबरशिप फी, एंडोमेंट फंड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, टूर्नामेंट फंड, जितनी भी तरह के, जितनी भी आपके पास क्या हो रही है, पैसा आ रहा है, रिसीव्ड हो रही है, उन सबको आप दिखाओगे इसके अंदर। ऐसी जो आपने पेमेंट्स करी, चाहे आपने बिल्डिंग परचेज करी, फर्नीचर परचेज करी, इन्वेस्टमेंट किया है, कोई टूर्नामेंट खर्चा किया, कुछ भी किया आपने, कैपिटल नेचर के चाहे रेवेन्यू नेचर के, आपने सैलरी दी, ऑनरेरियम दिया, रेंट दिया, प्रिंटिंग, एडवर्टाइजमेंट, कोई भी खर्चा किया आपने, तो कोई भी खर्चा है वो आपके पेमेंट्स में आता है सारा। भाई जो भी आपने पेमेंट्स करी है कैश में, वो सारी हम पेमेंट साइड रिकॉर्ड करते हैं। एंड एज यूजुअल जैसे हम कैश बुक में करते हैं, सेम सी क्लोजिंग होती है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैश और बैंक का कितना बैलेंस है। तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आता है और यहाँ पे हमारा आता है क्लोजिंग बैलेंस, बाकी जहाँ से पैसा आया डेबिट, जहाँ पैसा गया क्रेडिट। आई होप इट इज क्लियर कि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। अगर हम डिफरेंस करें भाई रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में अलग क्या है, पहली बात ये कैश एंड बेसिस पे बनता है, ठीक है, और ये बनता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। कैश बुक में आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हो किस डेट में कितना पैसा आया, ठीक है, हो सकता है एक आइटम 4 बार आया हो साल में तो आप 4 बार लिखोगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, आप कैश बुक की समरी निकालते हो और एक वन टाइम ही लिखते हो। डेट, इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक ट्रांजेक्शन होती है जिसमें डेट को हम मेंशन नहीं करते, डेट वाइज कुछ नहीं होता, और यहाँ पे सारा ट्रांजेक्शन डेट वाइज ही होता है। लेजर फोलियो, इसे कोई लेजर फोलियो कॉलम नहीं होता, इसमें लेजर फोलियो कॉलम होता है। नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द कैश एंड कॉलम। आप क्या करते हो जब भी इसको बनाते हो, जैसे मैंने अभी फॉर्मेट भी देखा, यहाँ पे आप क्या करते हो वन टाइम कैश और बैंक का बैलेंस इकट्ठा ऐड करके लिख देते हो, उसके बाद ये सारे आपके पास पैसे आए हैं, अब ये कैश की फॉर्मेट में आया है बैंक की फॉर्मेट में आया है, आप कोई डिफरेंस नहीं करते हो। यहाँ आपने जो पेमेंट करी है ये कैश में करी है या चेक से यानी बैंक के थ्रू करी है, इसमें भी हम कोई डिफरेंस नहीं करते। तो मीन इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता कि आप पेमेंट कैश से करो या बैंक से, लेकिन यहाँ पर सेपरेट कॉलम्स बनते हैं कैश और बैंक के। इंस्टीट्यूशन की बात करें, एनपीओ बनाता है इसे, और जो कैश बुक है इसे एनपीओ भी बनाते हैं और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बनाते हैं, जो आपने 11th में देखा था। देन साइड्स, इसकी रिसीव्ड एंड पेमेंट साइड होती हैं, इसमें डेबिट एंड क्रेडिट साइड होती है, सिंपल। अब चलते हैं जो हमारा अगला सेकंड अकाउंट था, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ये क्या होता है, देखो बड़ा मैं समझा रहा हूँ, सिर्फ समझ लो कि इट इज जस्ट लाइक योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना पढ़ा है उसकी तरह ही है ये, बट एग्जैक्ट वो नहीं है। क्यों? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, लेकिन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो बनाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब है क्या ये, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ समरी ऑफ रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ करंट ईयर along with the surplus। यानी अगर आपके पास इनकम, आपकी इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से तो सरप्लस है, या डेफिसिट होगा जब आपकी एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम से, ठीक है, जिसको हम आगे ट्रांसफर कर देते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का समरी किसकी है, सिर्फ रेवेन्यू की, रेवेन्यू व्हाट, रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस की। जस्ट लाइक पेनल में जिस तरीके से हम सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम लिया करते थे, ऐसे ही हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू नेचर के आइटम लेंगे। इसीलिए मैंने आपको समझाया था इट इज जस्ट मोर और लेस, आप कह सकते हो कि पेनल अकाउंट की तरह ही बनता है ये। इसकी डेबिट साइड क्या होती है, हम इनकम, नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो डेबिट साइड में आते हैं आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट साइड में आती है आपके इनकम्स एंड गेन्स। इट रिकॉर्ड्स दोज इनकम एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ रेवेन्यू इन नेचर, जो किस नेचर के हो, रेवेन्यू नेचर के, सबसे पहले चीज ध्यान रखनी है। एंड रिलेट टू करंट अकाउंटिंग ईयर, जो करंट ईयर अकाउंटिंग ईयर से रिलेट करते हो, यानी इसमें प्रीवियस ईयर का कुछ नहीं रखना है हमें, फ्यूचर ईयर का कुछ नहीं रखना है, सिर्फ करंट ईयर का, यानी करंट ईयर में हमारे पास कितनी रेवेन्यू, आप कह सकते हो रेवेन्यू रिसीप्ट्स आई हैं और कितनी आपने रेवेन्यू पेमेंट्स करी हैं, इसी चीज को हम रिकॉर्ड करते हैं और फिर देखते हैं रिसीप्ट ज्यादा है या पेमेंट ज्यादा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू, कैपिटल नहीं लेते हैं, ध्यान रखना है, क्योंकि अगर कैपिटल नेचर का है तो बेटा उसके लिए बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में जाएगा वो। द डिफरेंस बिटवीन डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट, किस तरीके से लिखा जाता है,
अगर आपकी इनकम ज्यादा है, यदि भाई अगर इनकम ज्यादा है तो उसे सरप्लस कहते हैं, और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है तो उसे डेफिसिट कहते हैं। सरप्लस अगर है आपके पास तो कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, ऐसे ही अगर आपके पास डेफिसिट आया है तो कैपिटल फंड में से माइनस कर देंगे। ये है रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है। तो इट इज अ समरी है किसकी, इनकम एंड एक्सपेंसेस की ऑफ द ईयर, सिर्फ एक ईयर की। लाइक व्हाट, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे आपने सिर्फ एक ईयर की इनकम लेते थे उसमें, ना प्रीवियस का ना फ्यूचर का। कोई भी आपका करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बच जाए तो आप ऐड कर लिया करते थे, कोई आपने फ्यूचर की पेमेंट कर रखी है तो प्रीपेड की फॉर्म में आप माइनस किया करते थे, जस्ट लाइक ऐसे ही। ऑल द इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड हम रिकॉर्ड करते हैं, वेदर आपको रिसीव्ड हुआ हो या ना मिला हो। आपको याद होगी ये लाइन बताई थी कि वेदर रिसीव्ड और नॉट, यानी आपका मान लो कोई सैलरी है, सैलरी जो आपने पे करी प्लस जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, दोनों को हम मिलाकर दिखाया करते थे, भाई ये टोटल खर्चा इतना हुआ, तो सेम ऐसे ही आपने पे किया या नहीं किया, इन सबको मिलाकर कहते हैं। इसलिए कह सकते हैं ये एक रेवेन्यू नेचर ले रहा है, आपका सरप्लस से लॉस निकालना चाह रहा है जस्ट लाइक पीएनएल निकालता है। तो इस अकाउंट का जो नेचर है वो नॉमिनल नेचर है, और ये एक्रूअल बेसिस पे बनता है। इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ कैश लेंगे जैसे हमने रिसीव्ड में लिया था, ये एक्रूअल बेसिस पे बनता है क्योंकि इसमें हम आउटस्टैंडिंग इनकम भी लेते हैं। तो इनकम एक्सपेंस अकाउंट इज जस्ट लाइक पीएनएल अकाउंट है ऑफ बिजनेस फर्म। इसमें नोट करने वाली बात है, इनकम एक्सपेंस अकाउंट डज नॉट हैव एन ओपनिंग बैलेंस, जैसे आप सोचो कंफ्यूज हो, रिसीव्ड पेमेंट की तरह इसमें इनकम ओपनिंग नहीं होता, ना ही कोई क्लोजिंग होता है। इसके अलावा इनकम एक्सपेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस, ये एक्रूअल बेसिस पे बनता है, कैश बेस पे नहीं बनता है। देन हम एक देख लेते हैं कैसा होता है हमारा इनकम एक्सपेंस अकाउंट। ये हम फॉर्मेट है हमारे सामने इनकम एक्सपेंस अकाउंट। डेबिट साइड में हम लिखते हैं एक्सपेंडिचर्स, क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं इनकम। ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर की बात करें, एक्सपेंडिचर में हमारी सैलरीज हैं, एक ही साल का खर्चा लेना होता है। अगर आपकी एंड में कोई आउटस्टैंडिंग है तो आप माइनस कर दो, ऐड कर दोगे, क्योंकि करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग होगी। और कोई बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग रही होगी तो ओपनिंग की होगी, इसको डिटेल में हम बाद में कवर अप करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। तो हम देखो हमने आइटम क्या लिए एक्सपेंस, सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, ऑडिट फी, प्रिंटिंग, ऑनरेरियम, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, स्पोर्ट्स मटेरियल जो हमने यूज वगैरह किया है। ऐसी इनकम कहाँ कहाँ से आई, सब्सक्रिप्शन से कितनी इनकम आई है, एंट्रेंस फी से, डोनेशन से, कोई पुराने न्यूज़पेपर वगैरह थे वो बेच के उससे इनकम आ गई, हॉल का रेंट है, कोई और रिसीप्ट है, तो ये सारी हमारी इनकम है। इसमें एक भी हम कैपिटल नेचर का आइटम नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम लेंगे। अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाए डेबिट साइड से, यानी आपकी इनकम ज्यादा हो जाए आपके एक्सपेंस से, देन आपका क्या होगा, सरप्लस आ जाएगा। अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए इनकम से, इट विल बी टर्म्ड एज डेफिसिट, बट दोनों में से कोई एक ही होगा। तो इट इज द फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जस्ट लाइक पीएनएल जो आप प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बनाया करते थे। हम डिफरेंस एक बार कर लें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और पीएनएल अकाउंट में हम कह रहे हैं कि उसकी जैसा है, पर डिफरेंस है उसमें। क्या है, पहली बात तो है भाई इसे एनपीओ बनाते हैं, और इसे कौन बनाता है, इसे बिजनेस बनाते हैं जो प्रॉफिट अर्न करते हैं। ऑब्जेक्टिव इसका काम है, इसका जानना है कि सरप्लस कितना हुआ या डेफिसिट कितना हुआ। ये बनाए जाते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जानने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इसका जो सरप्लस या डेफिसिट है उसे हम कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या है, जो भी नेट प्रॉफिट है जो उसके बिजनेस के ऑनर्स हैं उनमें हम ट्रांसफर कर देते हैं या उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। प्रिपरेशन की बात करें, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ध्यान से रखने वाली चीज है, एंड अदर इन्फॉर्मेशन यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो इनकम एक्सपेंस कैसे बनता है, आपको रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, उससे आपको बनाना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया है, हमने देखा ये किससे बनता है, ये बनता है ट्रायल बैलेंस से। आपको ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, उससे आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन इनकम एक्सपेंस बनाने के लिए आपको क्या गिवन होगा बेटा, आपको गिवन होगा रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट और अदर इन्फॉर्मेशन, उससे आपको इनकम एक्सपेंस बनाना होगा। स्टार्ट कहाँ से होता है, इसका कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है। और इसका स्टार्ट विद द बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। पीएनएल अकाउंट जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से स्टार्ट होता है, और इसका ऐसा कोई बैलेंस स्टार्टिंग का नहीं होता है। तो आई होप आपको डिफरेंस क्लियर होगा यहाँ पर। देन एक चीज आपने तब तक दो अकाउंट पढ़े, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। तो देख लेते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है। इनकम एंड एक्सपेंस मैंने अभी आपको समझाया, इट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहली बात ये रियल अकाउंट है भाई, समरी ऑफ कैश बुक है, कैश तुम्हारा रियल होता है, रियल अकाउंट है। ये नॉमिनल अकाउंट है, ये समरी ऑफ कैश बुक है, ठीक है। ये सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो बिजनेस एंटिटी बनाते हैं। बेसिस ये कैश बेसिस पे तैयार होता है क्योंकि कैश बुक है तो कैश के रिकॉर्डिंग किए जाते हैं।
ये एक्रूअल बेस है, दो चीजें रिकॉर्ड होती हैं इसमें। इसके अंदर कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर यानी आपके रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट में दोनों तरह के होते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम आते हैं। पीरियड की बात करें, रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट मेड ड्यूरिंग द ईयर वेदर दे रिलेट टू पास्ट, करंट और फ्यूचर डेट, यानी कभी कभी पैसा आए ये रिकॉर्ड कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें हम इनकम लेंगे या एक्सपेंडिचर लेंगे जो सिर्फ करंट ईयर का होगा। ओपनिंग बैलेंस इसमें होता है और इसमें कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आगे चले, साइड्स, इसकी डेबिट साइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैश रिसिप्ट में और क्रेडिट साइड में हम कैश पेमेंट दिखाते हैं। यहाँ डेबिट में आते हैं आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट साइड में आती हैं आपकी इनकम एंड गेन्स। क्लोजिंग बैलेंस इसमें होता है, इसमें कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है। आप ये कह सकते हो जो बैलेंस लास्ट में बच जाता है, अगर डेबिट में बचा तो सरप्लस बचा और क्रेडिट में बचा तो आपका डेफिसिट बचा। एडजस्टमेंट, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती, जो पैसा आया रिकॉर्ड कर लिया, जो पैसा गया पेमेंट कर दी। लेकिन इसमें बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एडजस्टमेंट्स होती हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, एक्रूड इनकम है, क्योंकि हमें सिर्फ करंट ईयर का लेना है, इसलिए हमें एक्रूअल बेस पे बनाने के लिए इन सबको एडजस्ट करना पड़ता है। बैलेंस की बात करें, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट नीड नॉट बी अकम्प्लिश विद बैलेंस शीट। रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट के साथ बैलेंस शीट कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंस के साथ जनरली हम बैलेंस शीट बनाते हैं। जो क्लोजिंग बैलेंस है रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट का, वो ऑब्वियसली होता है कैश बैलेंस होता है, तो एसेट साइड में ट्रांसफर कर देते हो बैलेंस शीट में। यहाँ पर क्या है, हम कैपिटल फंड में ट्रांसफर करते हैं जो भी बैलेंस बचता है ऑन द लायबिलिटी साइड। तो इनमें डिफरेंस है। तो अब अगला थर्ड पॉइंट आता है हमारा, हमने देखा था तीन चीजें थी हमारे रिसीव्ड पेमेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। पहला हमारा था रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड था हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड थर्ड इज द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आप सभी को पता है, ये फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है एक एनपीओ की। इसके अंदर क्या है, अगर कोई सरप्लस बचता है या डेफिसिट आता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, तो वो हम कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। बाकी बैलेंस शीट आपको बनानी आती है। फॉर्मेट देख ले बैलेंस शीट कैसी होती है। दिस द फॉर्मेट एज यूजुअल। ऐसी हमें कोई प्रॉपर फिक्स एसेट्स, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, ऐसी कोई हेडिंग नहीं लिखनी होती है। मैंने ये इसलिए लिखी है ताकि आपको थोड़ा पता रहे कि करंट एसेट्स में कौन कौन सी चीज को, किन किन आइटम को हम करंट एसेट्स बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीज आती हैं, फर्नीचर में क्या क्या हो सकता है, फिक्स एसेट्स में क्या क्या हो सकता है। आप लोग कहीं रैंडम वे में लिख सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है कि आप लिखोगे। बस ये है कि ये चीज़ आपकी एसेट्स हैं और ये आपकी लाइबिलिटीज हैं। आप सारी चीज़ें जो लाइबिलिटी में आती हैं वो शो कर दोगे। जो आपका कैपिटल फंड कैसे दिखाते हैं भाई, आपका जो ओपनिंग बैलेंस था आपके पास सरप्लस हुआ तो ऐड कर दोगे, डेफिसिट हुआ तो माइनस कर दोगे और रिमेनिंग अमाउंट यहाँ आ जाएगा। तो ये चीज़ है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एज यूजुअल, जैसा आपने अभी तक किया है वैसे ही है। तो और एक चीज़ और, इसमें एंट्रेंस फी यहाँ पे जो लिखी है कैपिटलाइज्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। एंट्रेंस फी अगर ये कैपिटलाइज्ड है तो यहाँ पर आएगी, अगर कैपिटलाइज्ड नहीं है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी। अब खैर ये क्या है, कैपिटलाइजेशन क्या है, ये जब हम आगे क्वेश्चन प्रॉपर समझेंगे तो उसमें देखेंगे क्या है। तो आई होप कि आपको तीनों चीजें क्लियर होंगी, आपका रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, जो फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं एक एनपीओ की। थैंक यू बेटा, इस चीज को रिवाइज कर लेना।